Next topic is moment of inertia. Moment of inertia, very important topic of this chapter. Moment of inertia, denoted by a capital letter I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल आपने इनर्शिया पढ़ रखा था पहले। इनर्शिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें ये बोला गया था कि एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट इज इनकैपेबल टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये इसके मास के कारण। इट इज अनेबल टू चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू इट्स मास। जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, until or unless we doesn't apply any external force on it। अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक इसको कोई फोर्स स्टॉप नहीं करेगी। ये इनर्शिया का प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ए बॉडी behaves like that due to its mass it is unable to change its state from rest or from motion until or unless it doesn't apply any external force on the body, right? यहाँ पढ़ चुके। अब हम रोटेशनल इनर्शिया पढ़ेंगे। रोटेशनल में क्या होता है? रोटेशनल में मास रोटेट करेगा। तो अगर कोई व्हील रोटेट कर रहा है, कोई रिम है वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इसको कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, राइट? और नंबर 2, अगर ये रेस्ट पे है तो ये इसके मास के कारण रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। रोटेशन तो लीनियर मोशन में कॉम्बिनेशन क्या है? लीनियर मोशन, कंपैरिजन और रोटेशनल मोशन। जिस तरह का रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, उसी तरह का सेम रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। यहां तो सिंगल मास है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? m और डिस्टेंस आएगी और डिस्टेंस का भी स्क्वायर आएगा। m तो है, मास तो है, लेकिन कुछ ऐसा आने वाला है डिस्टेंस का स्क्वायर। एज द रोल प्लेड बाय मास इन लीनियर मोशन, सिमिलर रोल प्लेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। This is the relationship, this is the comparison between linear motion and rotational motion. क्या बोला मैंने? As the role played by the mass in linear motion, right? Similar role is played by the moment of inertia in a rotational motion. Moment of inertia क्या है? मास ही है, लेकिन डिस्टेंस, किस डिस्टेंस के अबाउट ये घूम रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे फोर्स पढ़ा था आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या dp/dt, राइट? लेकिन यहाँ पे टॉर्क आ गया था। टॉर्क भी फोर्स है, लेकिन r क्रॉस है, उसमें भी r आ गया था, ठीक है? इस r के बारे में आपने बहुत कुछ देखा। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होती थी मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम में क्या आ गया? r क्रॉस p आ गया, यहाँ भी r आ गया। इस r का ही रोल है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को ये r ही अलग करता है, r, राइट? जिस एक्सिस के अबाउट मास घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस से डिस्टेंस उस मास की इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So let us suppose that a rigid body, ये रिजिड बॉडी है मेड ऑफ n पार्टिकल्स एंड इट इज रोटेटिंग, ये रोटेट कर रही है। डायग्राम ड्रॉ करें मेरे साथ। दिस इज x एक्सिस, this is y axis, this is z axis, and a rigid body is rotating about, this is z dash, this is origin। ये पूरे का पूरा रिजिड बॉडी जिसका टोटल मास जो है m है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रोटेट कर। इट इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स एंड ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स। इट इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स। m जो है टोटल मास है इसका,
और इसके अंदर कितने मासेस हैं, m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट मास mn. इट इज मेड ऑफ n पार्टिकल. हम मान लेते हैं O इज द पॉइंट. यहां पे दिस पॉइंट इज O. इसके अबाउट जो है ये पार्टिकल सारे के सारे रोटेट कर रहे हैं ऐसे. ऐसे ये स्टोन, मान लो कोई स्टोन है तो ये रोटेट कर रहा है ऐसे. इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. रोटेशनल मोशन. यहां पे मान लेते हैं मैं मास नंबर m1 और इस पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1. और ये ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1. m2 मास मान लेते हैं यहां जैसे है. इसका पोजीशन वेक्टर r2 है. ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v2. m3 मास मान लेते हैं ये है. इसका पोजीशन वेक्टर है r3. ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे. ऐसे ऑल पार्टिकल्स आर रोटेटिंग ऑफ द रिजिड बॉडी, राइट. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is defined as the sum of, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Sum of product of individual masses and square of their respective position vectors. इस डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा. देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, फर्स्ट पार्टिकल m1 और इसके साथ का पोजीशन वेक्टर है r1. ये दिख रहा है आपको डायग्राम में. और उसका स्क्वायर प्लस m2 मास, इसके साथ का पोजीशन वेक्टर है r2. r2 का स्क्वायर प्लस मास नंबर थर्ड m3, r3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट मास mn. उसका पोजीशन वेक्टर rn रहेगा, rn का स्क्वायर. ये मैंने लिख दिया और यही हमने डेफिनेशन लिखी है ऊपर. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, सम देखो ये प्लस प्लस मैंने यूज किया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन. So finally I is equal to, जितने भी सम है प्लस 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 प्लस, इसको लिख देंगे सिग्मा. उसके बाद है m और r का स्क्वायर. यहां पे भी I लगा देते हैं, यहां पे भी I लगा देते हैं और I की वैल्यू 1 से n तक कर देते हैं. जब आप इसको खोलोगे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, जब 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा. सिग्मा का मतलब प्लस ऐड होते जाएंगे.
सिंपली यू कैन से दैट टोटल मास m, इसका सारे का मास ले लेते हैं हम, और पोजीशन वेक्टर r का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आ जाए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ही है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर r साथ में मल्टीप्लाई होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, मास का कैपिटल M, डिस्टेंस का L स्क्वायर, ml स्क्वायर, SI यूनिट kg, मास के, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, CGS में ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ जैसे कि यूनिट भी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, नंबर 1, मास ऑफ द बॉडी, नंबर 2, shape and size of the body, shape and size important parameter है, size of body। क्यों लिखा मैंने shape and size? मान लो कोई ये व्हील है, व्हील, ये व्हील बनाया आपने ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म है चारों तरफ, तो इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, व्हील को ऐसे बनाऊं, ऐसे बना दिया, तो इधर मैंने मास बढ़ा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम रोटेट नहीं करेगा, इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेंज होगा। इसका मतलब शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो मास ही है, लेकिन इधर मैंने डिस्टेंस पे मास बढ़ा दिया, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। नंबर 3 पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, distribution of masses about axis of rotation। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट मास घूम रहा है, एक्सिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ किधर किधर है, ये कितने डिस्टेंस पे, ये मास कहाँ पे है, ये दूर है, देखो ये नजदीक है, ये इधर डिस्टेंस पे है, ये इधर डिस्टेंस पे है, इधर डिस्टेंस पे है, कुछ मासेस नजदीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस। ये पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो आप, इसके अंदर पोजीशन वेक्टर भी आ गया। यू कैन ऐड मोर, you can say fourth point is position vectors, position vectors। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, relation between a moment of inertia, relation between moment of inertia and rotational kinetic energy। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा था जब लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये 1/2 ऐसे लिख लिया एज इट इज। मोमेंट मास की जगह लीनियर मोशन में मास, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर मोशन में मास, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर मोशन में वेलोसिटी v है, तो रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी क्या होगी बेटा? कौन बच्चा बताएगा? बताया आपको पहले ने? क्या आंसर होगा इसका? एक बच्चे ने बताया अभी ओमेगा, तो ये स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। इट शुड बी आवर आंसर। तो इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं रिलेशन के लिए। लेट अस सपोज दैट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी। अब इसका मतलब ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे पोलर बॉडी। इधर भी आएगी, ये इधर भी आएगी, ऐसे रोटेशन है इसका, इधर भी जाएगी रोटेटिंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस। Fixed axis about which a rigid body is rotating. इसकी डायरेक्शन बता देता हूं रोटेशन की। इट इज रोटेटिंग विद डायरेक्शन इस तरह से, ऐसे, इस तरह से ओमेगा। लेट ए रिजिड बॉडी टोटल मास m, पहले पार्टिकल का मास m1 प्लस दूसरे का m2 प्लस थर्ड का अप टू सो ऑन लास्ट पार्टिकल का मास mn। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर यहां से r1 है। दिस इज m2, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा r2, r1 r2। इस तरह से बहुत सारे मासेज है इसमें, और लास्ट पार्टिकल का मास mn, और यहां से पोजीशन वेक्टर इसका rn r। अब फर्स्ट पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऐसे v1, दूसरा विद वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी vn है। अब हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मैं ऑडिबल हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? जहां पे नहीं समझ आया वहां पे मुझे पूछ भी लेना है। एम आई ऑडिबल? रिप्लाई करो। यस सर। इसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू लेट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। rigid body of mass m1 rotating about this is a fixed axis z dash, rotating about z dash with a constant angular speed. Let v1 is the velocity of first particle, v is equal to r omega and it is equal to r1 omega, position vector. v2 is equal to r2 omega, vn is equal to rn omega.
सो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास था पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर। अब हम v1 v2 और vn का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा, हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की जगह r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ mn vn की जगह rn ओमेगा का स्क्वायर। So kinetic energy is equal to half m1 ये बन गया r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनली हाफ, अब सब में आपको दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, हाफ ओमेगा कॉमन है, अंदर क्या बचा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn का स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए m1 r1 का स्क्वायर क्या हुआ, क्या चीज है, अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले पिछले वाला टॉपिक, व्हाट इज mr स्क्वायर, moment of inertia. Okay, good. Moment of inertia of the first particle plus moment of inertia of the second particle plus up to so on moment of inertia of the last particle. What is I1? I1 is equal to first particle भी rotate कर रहा है, उसका moment of inertia m1 r1 का square, second particle भी rotate कर रहा है with angular speed omega, m2 I2 is equal to m2 r2 square, I n is equal to mn rn का स्क्वायर। या अब इसको मैं टोटल मान लेता हूं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा, इसको लिखते हैं आई टोटल, ओमेगा नहीं था, ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर था। सो काइनेटिक एनर्जी, अब ये काइनेटिक एनर्जी नहीं रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको दिमाग में रखें। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया, तो एक रिलेशन बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के बीच। नोटेड? यस सर। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी फिनिश कर देंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके अंडर ही आता है वो, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं बाद में देता हूं, अभी आपने नोट किया कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस
m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। मान लेते हैं सारे पार्टिकल का मास बराबर है। लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन mn इज इक्वल टू m से सब पार्टिकल का मास बराबर है, तो आई कितना बन जाएगा m r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन m rn का स्क्वायर। सो फाइनली i इज इक्वल टू m सब में कॉमन ले लेंगे, इट इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आई। अब मान लेते हैं लेट स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरे पास m इंटू n इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस rn का स्क्वायर डिवाइड में नंबर। अब टोटल मास m था, m इज इक्वल टू एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, तो टोटल मास ही हो गया। अब हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू m इंटू n दैट इज अ टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस rn का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये अब चलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या क्या चीज है। आई फाइनली इज इक्वल टू कैपिटल M, और ये जो सब कुछ है ब्रैकेट के अंदर ये इसको माना गया K। नॉट K ओनली, दिस इज K स्क्वायर। ध्यान से देखना है इसको। अब इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन को। K is equal to K square is equal to R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn का स्क्वायर डिवाइड बाय n एंड टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जब रूट लेंगे तो फाइनली K बन जाएगा मेरे पास ओनली 35 स्टूडेंट अभी क्लास में है, उनका ही अटेंडेंस लगेगा, बाकी का अब्सेंट जो क्लास छोड़ के गए। और कंटिन्यूसली मैं 3 अब्सेंट लगाऊंगा कि पूरी वीक की अब्सेंट लगाऊंगा। दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब देखो ये जो रिजिड बॉडी थी, ध्यान से सुनना, मैं इसका फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं। ये जो रिजिड बॉडी है, हमने तो ये कंसीडर किया पहले पार्टिकल का मास, फिर दूसरे का, तीसरे का। हम ऐसा करते हैं सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर ये जो है इसको R1 R2 ना मान के डायरेक्ट K ही मान लेते हैं K। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर से सेंटर ऑफ मास जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको जो है रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? द पोजीशन वेक्टर
इसकी डेफिनेशन है द पोजिशन वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम center of mass to the axis of rotation, यह k। और k का जो दूसरा डेफिनेशन है, ये तो सीधा ही बोल दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको बोलेंगे रूट मीन। देखो रूट है, रूट मीन। मीन का मतलब प्लस प्लस आगे बीच में डिवाइड में एवरेज हो गया। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस of its particles from axis of rotation, from axis of rotation। ये एक डेफिनेशन ये है, एक फॉर्मूला ये है, और क्लास भी ऑफ होने वाली है। अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं अटेंडेंस का, पहले वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा।